कभी लगता है कि हम सब जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कठिन बना चुके हैं। हर चीज को समझने की कोशिश में हम भूल गए हैं महसूस करना। बेंजामिन हॉफ की एक किताब है द टाओ ऑफ पू। पहली नजर में लगेगा जैसे बच्चों की कहानी हो, पर जितना गहराई में जाओ उतना महसूस होगा कि ये तो जिंदगी का मैनुअल है। पू वो भालू जो ज्यादा सोचता नहीं, बस होने में यकीन रखता है, और टाओ वो रास्ता जो कहता है कि हर चीज अपने समय पर अपने बहाव में पूरी होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई डूइंग मोर की दौड़ में है, पू सिखाता है बीइंग मोर का अर्थ। जहां लोग जटिलता में फंसे हैं, वो हमें याद दिलाता है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट विजडम। तो अगर कोई अपनी जिंदगी थोड़ा हल्की, साफ और सुकून भरी बनाना चाहता है, तो चलिए साथ चलते हैं उस भालू के साथ जिसने टाओ को महसूस किया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पढ़ाकू दीदी। आज हम बेंजामिन हॉफ की किताब द टाओ ऑफ पू पर एक गहन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिंदगी उतनी जटिल है जितना हमने उसे बना दिया है। विनी द पू कहानियों का पू, वो प्यारा भालू, यहाँ ताओवाद के गहरे सिद्धांतों का एक अनूठा प्रतीक बन जाता है। चलिए इस विचार को और खोलते हैं। हाँ, और ये बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। सही कहा। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प रूपक से होती है, द विनेगर टेस्टर्स, यानी सिरका चखने वाले। कल्पना कीजिए एक पुरानी चीनी पेंटिंग की। 3 ज्ञानी पुरुष हैं, एक बर्तन में रखी सिरके को चख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये 3 पुरुष चीन की 3 मुख्य विचारधाराओं के प्रतीक हैं, कन्फ्यूशियस, बुद्ध और लाओ त्से। और वो सिरका वो असल में जीवन के सार का प्रतीक है। अच्छा, तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थीं? सबकी अलग अलग। कन्फ्यूशियस को सिरका खट्टा लगता है। उनके लिए जीवन का स्वाद बिगड़ गया है, क्योंकि लोग अतीत के सही रास्तों से, रस्मों से भटक गए हैं। मतलब उनके हिसाब से नियम और व्यवस्था जरूरी थी। बहुत जरूरी। वो मानते थे कि समाज को ठीक रखने के लिए कड़े नियम और रिवाज चाहिए, हर चीज बिल्कुल सटीक। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कहते हैं अगर चटाई सीधी नहीं बिछी होती थी तो गुरु बैठते नहीं थे। ऐसी सटीकता। बिल्कुल। फिर आते हैं बुद्ध। उन्हें जीवन कड़वा लगता है। कड़वा क्यों? बुद्ध के अनुसार ये दुनिया इच्छाओं और मोह माया का जाल है, और ये सब अंत में दुख और पीड़ा ही देता है। तो जीवन कड़वा है क्योंकि ये हमें असली शांति यानी निर्वाण से दूर रखता है। इस धूल भरी दुनिया से परे जाना ही उनके लिए मुक्ति है। तो एक को खट्टा लगा, एक को कड़वा, लेकिन फिर तीसरे ज्ञानी है लाओ त्से, जो ताओवाद के प्रणेता माने जाते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट, इसका क्या मतलब है? लाओ त्से की मुस्कुराहट ही ताओवादी नजरिया है। उनके लिए जीवन न खट्टा है न कड़वा। वो मानते हैं कि स्वर्ग और धरती के बीच का सामंजस्य, वो संतुलन हमेशा से मौजूद है। उसे पाने के लिए कोई जटिल नियम नहीं चाहिए, न ही दुनिया से भागना है। तो फिर कैसे पाया जाए उसे? प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर। लाओ त्से कहते हैं कि धरती स्वर्ग का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं प्राकृतिक नियमों से चलती है। इंसान जितना प्रकृति के संतुलन में दखल देता है, मतलब जितना जोर उतनी मुश्किल, हाँ, उतना ही जीवन का स्वाद बिगड़ता है। हर चीज का अपना स्वभाव है, उसे बदलने की कोशिश ही मुश्किलें पैदा करती हैं। अच्छा, तो जीवन खट्टा या कड़वा तब लगता है जब हम उसके दौल प्रवाह, उसके नेचुरल फ्लो में बाधा डालते हैं या उसे बदलने लगते हैं। बिल्कुल। ताओवाद सिखाता है कि दुनिया कोई जाल नहीं बल्कि एक शिक्षक है। लाओ त्से दुनिया की धूल में शामिल होने की बात करते हैं, उससे भागने की नहीं। जब जीवन को उसकी असलियत में समझा जाए, जिया जाए, तो उसका स्वाद मीठा होता है। मीठा? हाँ, द विनीगर टेस्टर्स का यही संदेश है। वो खट्टापन और कड़वाहट तो हमारे अपने प्रतिरोध, हमारी नासमझी से आते हैं। जीवन असल में मीठा है। शायद इसे शहद जैसा मीठा समझता। खैर, तो ये ताओ आखिर है क्या जिसका जिक्र लाओ त्से कर रहे हैं? ये मार्ग क्या है? ताओ, इसका शाब्दिक अर्थ है मार्ग या रास्ता। ये ब्रह्मांड का वो अंतर्निहित सिद्धांत है, वो प्राकृतिक व्यवस्था, वो अदृश्य शक्ति जो हर चीज को चलाती है। लाओ त्से की किताब ताओ ते चिंग कहती है कि इसे शब्दों में पूरी तरह बांधना असंभव है। असंभव क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसे कोई नाम देते हैं, कोई परिभाषा देते हैं, हम इसे सीमित कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसके स्वभाव को, इसके काम करने के तरीके को समझा जा सकता है। और इसे समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो वे। सुनने में इसका मतलब लगता है बिना कुछ किए। तो क्या ये आलस है, निष्क्रियता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वुवे का सही मतलब है अहंकार रहित कर्म या बिना जोर लगाए प्रयास। ये चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ काम करना है, उसके खिलाफ संघर्ष करना नहीं। अच्छा। चीनी अक्षर वे में
एक पंजा मारने वाला हाथ और बंदर का प्रतीक है। मतलब कोई चालाकी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, चीजों के स्वभाव के अनुसार काम करना, वो बंदर वाली हरकतें नहीं करना। पानी का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सही लगता है ना। पानी कभी सीधी रेखा में नहीं बहता, वो चट्टानों के ऊपर से, आसपास से अपना रास्ता बना लेता है बिना किसी टकराव के। एकदम सही। न्यूनतम प्रतिरोध, ये मैकेनिकल नहीं, ये ऑर्गेनिक है। च्वांग से, जो ताओबाद के एक और महान विचारक थे, उनकी कहानी है। हाँ। एक बूढ़ा आदमी उबलते पानी वाले झरने में गिर जाता है। कन्फ्यूशियस और उनके शिष्य दौड़े उसे बचाने, पर देखते हैं कि वो आदमी तो आराम से तैर कर किनारे आ गया है और गाना गा रहा है। अरे फिर पूछने पर वो बोला, कोई रहस्य नहीं। हाँ। मैं पानी के साथ नीचे जाता हूँ और पानी के साथ ऊपर आता हूँ। मैं पानी के रास्ते को फॉलो करता हूँ और खुद को भूल जाता हूँ। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने पानी की ताकत से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। यही है वू वे, परिस्थितियों के साथ बहना, लड़ना नहीं। कमाल है। तो जब हम अपने अंदर के स्वभाव और बाहर की दुनिया के प्राकृतिक नियमों के साथ मतलब तालमेल बिठा लेते हैं, तब हम वू वे के स्तर पर काम करने लगते हैं। हाँ, चूजान का मतलब है स्वयं से होना या सहजता। चीजें अपने आप होती हैं बिना किसी बाहरी दबाव के, अपनी प्रकृति के अनुसार। और यहीं पर हमारा प्यारा भालू पूह इस कहानी में फिट बैठता है। पूह को इस किताब में ताओवादी सिद्धांतों का, खासकर पूह यानी अनघड़ लकड़ी का प्रतीक माना गया है। ये अनघड़ लकड़ी क्या चीज है? पूह ये सिद्धांत कहता है कि चीजें अपनी मूल सरल अवस्था में सबसे शक्तिशाली होती हैं। जैसे एक बिना तराशा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, उसमें कुछ भी बनने की संभावना है, पर एक बार उसे तराश कर कुछ बना दिया तो उसकी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। पूह का मतलब है प्राकृतिक, सरल, सादा, ईमानदार। जब चीजों को जटिल बना दिया जाता है या बदल दिया जाता है तो वो अपनी असली ताकत खो देती हैं। क्योंकि उसका दिमाग सरल है। ये दिलचस्प है। ताओवादी आदर्श एक शांत, स्थिर, दर्पण मन है जो चीजों को वैसी ही दिखाता है जैसी वे हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ये पूह में दिखता है, न कि ज्यादा सोचने वाले रैबिट में या किताबी ज्ञान वाले आउल में या हमेशा शिकायत करने वाले ईयोर में। हाँ, वो कहानी याद है जब पो, पिगलेट और रैबिट जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। हाँ। रैबिट जो खुद को बहुत चालाक समझता है, हाँ, वो अपनी होशियारी से रास्ता खोजने की कोशिश करता है और बार बार घूम फिरकर उसी रेतीले गड्ढे पर पहुंच जाता है और फिर थक-हार कर बैठ जाता है। तब पूह का वो अजीब सा लगने वाला विचार काम आता है। बिल्कुल। पू कहता है, चलो हम इस गड्ढे को खोजने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसे ना ढूंढ पाए और शायद वो चीज ढूंढ ले जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और कमाल देखिए, वो घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। पू अपने शहद के बर्तन की गूंज सुनकर रास्ता पहचान लेता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिर्फ चालाकी जैसे रैबिट की, या सिर्फ किताबी ज्ञान जैसे आउल का, या निराशावादी ज्ञान जैसे ईयोर का काफी नहीं है। रैबिट चालाक है, पर जैसा पू कहता है, शायद इसीलिए वो कभी कुछ समझता नहीं। हाँ, सही है। आउल ज्ञानी होने का दिखावा करता है, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता है, पर उसे असलियत से कोई लेना देना नहीं। वो मंगलवार की स्पेलिंग तक गलत लिखता है। हाँ, और ईयोर वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की खामियां निकालने और शिकायत करने के लिए करता है। पैथेटिक। उसका नजरिया ही उसे सुखी नहीं होने देता। तो पू इन सब से अलग है। वो अनगढ़ लकड़ी के बारे में बता नहीं सकता, वो बस वैसा है। बिल्कुल। उसकी सादगी में ही उसकी ताकत है, उसका उपयोगी ज्ञान और उसका तरीका। द पू वे असल में वू वे का ही एक रूप है। चीजें बस हो जाती हैं। जैसे ताओ ते चिंग में कहा गया है, ताओ कुछ करता नहीं पर कुछ भी अनकिया नहीं रहता। एकदम। पू स्टिक्स का खेल याद कीजिए, जब ईयोर नदी में गिर जाता है। हाँ, रैबिट योजना बनाने लगता है, निर्देश देने लगता है। और पू वो चुपचाप एक बड़ा सा पत्थर ढूंढता है, उसे सही समय पर सही जगह गिराता है और पानी का बहाव ईयोर को किनारे ले आता है, बिना किसी तनाव के, बिना मीटिंग के। यही वो वे है, सही काम सही तरीके से, बिना जोर लगाए। बिल्कुल। गोल खोटी गोल छेद में। या वो कहानी जब छोटा सा कीड़ा, स्मॉल, वेरी स्मॉल बीटल खो जाता है। रैबिट सबको इकट्ठा करके संगठित खोज शुरू करता है। और पू वो बस इधर उधर घूम रहा होता है, गलती से पिगलेट पर गिरता है और पाता है कि स्मॉल तो पिगलेट की पीठ पर ही बैठा है। फिर से वही बात, चीजें अपने आप सही समय पर हो जाती हैं अगर हम उन्हें होने दें, जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप न करें। तो पू का ये सरल सा दर्शन, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कैसे प्रासंगिक है, कैसे जुड़ता है ये? यहाँ किताब का कॉटलस्टन पाई सिद्धांत मदद करता है। पू का एक गाना है ना, जिसके 3 पद हैं, हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। हाँ, पहला पद है, मक्खी पक्षी नहीं बन सकती पर पक्षी उड़ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है हर चीज का अपना स्वभाव होता है, इनर नेचर। चीजें वैसी हैं जैसी वे हैं और हमें उन्हें वैसी स्वीकार करना चाहिए। चौकोर खूंटी को गोल छेद में डालने की कोशिश बेकार है। चुआंग तेसे की कहानी में एक बेकार पेड़ है जिसे कोई काटता नहीं, पर वही पेड़ सबको छांव देता है। या बिल्ली और याक की कहानी, बिल्ली चूहे पकड़ने में माहिर है, याक ताकतवर है। दोनों की अपनी उपयोगिता है। अपनी प्रकृति को जानना और उसका सम्मान करना जरूरी है। सही बात। अच्छा, दूसरा पद है मछली सीटी नहीं बजा सकती और नाम में। ये हमारी सीमाओं की बात करता है, लिमिटेशंस, है ना? बिल्कुल। अपनी सीमाओं को जानना और स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एक चीनी कहावत है, एक बीमारी लंबी उम्र, कोई बीमारी नहीं छोटी उम्र। अच्छा, इसका क्या मतलब? मतलब जो अपनी कमजोरी बीमारी जानते हैं वे ज्यादा सावधानी बरतते हैं और शायद लंबा जीते हैं। टिगर को देखो, सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर उतर नहीं पाता। अपनी हद जानना जरूरी है। हाँ, ये तो है। और तीसरा पद, मुर्गी क्यों करती है, अंडे देती है, मुझे नहीं पता क्यों। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। ये कहता है कि हमें हर चीज के क्यों को जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें बस होती हैं। विज्ञान हर चीज पर लेबल लगा देता है, जैसे जानवरों के व्यवहार को सहज प्रवृत्ति कह देता है, पर अक्सर इसका मतलब यही होता है कि हमें ठीक से नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा। वो हेफिलम को पकड़ने वाली कहानी याद है? पू और पिगलेट सोचते हैं कि शहद के बर्तन से हेफिलम फंसेगा, पर अंत में पू खुद ही गड्ढे में शहद खाते हुए फंस जाता है। उनकी धारणा ही गलत थी। हर चीज को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश में हम अक्सर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत आज के जीवन पर कैसे लागू होते हैं? ऐसा लगता है लोग अपनी आंतरिक प्रकृति से आसानी से भटक जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिमाग आसानी से बाहरी प्रभावों और अपेक्षाओं से भ्रमित हो सकता है। आत्मनिर्भरता का रास्ता खुद को पहचानने से शुरू होता है। हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं, और अपनी सीमाओं को उन्हें खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। जैसे च्वांगसे की कहानी में चोर अपनी चोरी की कला का इस्तेमाल सेना में दुश्मन को डराने के लिए करता है, या टिगर का उछलना, बाउंस, जो पहले परेशानी खड़ी करता है बाद में रैबिट को ढूंढने में मददगार साबित होता है। हम सबके अंदर वो छिपी संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानना और सही दिशा देना जरूरी है। और ये सब उस मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है जिसे किताब बिजी बैक्सन कहती है। रैबिट इसका सटीक उदाहरण है। ये बिजी बैक्सन कौन है, क्या मतलब है इसका? बिजी बैक्सन ये वो व्यक्ति है जो हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा भागता रहता है, हमेशा अगले काम, अगली मंजिल की ओर देखता है। बस वही नहीं होता जहां वो है। अच्छा, मतलब वर्तमान में नहीं जीता। बिल्कुल नहीं, वो हमेशा भविष्य में किसी इनाम यानी रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। चाहे वो प्रमोशन हो, ज्यादा पैसा हो या स्वर्ग हो, वो वर्तमान क्षण को जी ही नहीं पाता क्योंकि वो हमेशा कहीं और होता है और उसे लगता है कि वो समय बचा रहा है। हाँ, किताब में हैमबर्गर स्टैंड और टी हाउस कैफे का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। एक कहता है तुम महत्वपूर्ण नहीं, जल्दी करो। दूसरा कहता है तुम महत्वपूर्ण हो, आराम करो। ये तथाकथित समय बचाने वाले उपकरण असल में हमें और ज्यादा व्यस्त और तनावग्रस्त बना देते हैं। हम समय बचा नहीं सकते, हम उसे केवल खर्च कर सकते हैं, समझदारी से या मूर्खता से। बिजी बैक्सन इसे मूर्खता से खर्च करता है। जैसा हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, वे कल 9 टांके बचाने के लिए आज 1000 टांके लगाते हैं। बिल्कुल वही बात। इसके विपरीत ताओवादी अमर कहे जाने वाले लोग जैसे ली चुंग युन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 256 साल जिए। 256 साल? हाँ, कहा जाता है। उनका रहस्य आंतरिक शांति, हल्के व्यायाम और प्रकृति के साथ सामंजस्य में था, न कि निरंतर भागदौड़ में। तो ये पूरी चर्चा हमें कहीं ना कहीं शांति और सादगी की ओर ले जा रही है। किताब के अंत में कुछ नहीं, नथिंग, या ताई ह्यू द ग्रेट नथिंग, यानी महान शून्य के मूल्य की बात होती है। ये क्या है, कुछ नहीं का मूल्य? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है कुछ नहीं करना, बस चलते जाना, उन सभी चीजों को सुनना जिन्हें सामान्यतः सुना नहीं जा सकता, और परेशान ना होना। ये कुछ नहीं करना, क्या मतलब है इसका? ये वो खालीपन है, एम्प्टीनेस, लेकिन नकारात्मक अर्थों वाला नहीं। ये वो मानसिक शांति और खुलापन है जो हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने और ग्रहण करने की अनुमति देता है। लोग अक्सर खालीपन से डरते हैं, उन्हें लगता है ये अकेलापन है। हाँ, पर सच तो ये है कि जब हम अपनी जिंदगी को हर पल गतिविधियों, शोर और सूचनाओं से भरने की कोशिश करते हैं, तभी असली अकेलापन महसूस होता है। वो खालीपन मन को साफ करता है।
जैसे ताओवादी पेंटिंग में खाली जगह होती है या संगीत में नोटों के बीच का मौन। बिल्कुल। जापान के सम्राट हिरोहितो का उदाहरण है, जिन्हें एक बार खाली मीटिंग हॉल में ले जाया गया और उन्हें वहां बहुत शांति और स्पष्टता महसूस हुई। लाओ त्से ने कहा था, ज्ञान या नॉलेज पाने के लिए हर दिन चीजें जोड़ो और प्रज्ञा या विजडम पाने के लिए हर दिन चीजें हटाओ। सच्चा ज्ञान चीजों को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीजों को मन से हटाने से आता है। ये बहुत गहरी बात है। चुआंग से की कहानी में येन हुई ध्यान करते हुए सब कुछ भूल जाता है, नियम, संगीत, अपना शरीर भी, और अंत में वो सभी चीजों के स्रोत से जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि खाली मन ही असली मोती ढूंढ सकता है। भरा हुआ मन तो सामने रखी चीज को भी नहीं देख पाता। जैसे पू ने ईयोर की खोई हुई पूंछ पहचान ली थी। हाँ, आउल के घर पर भंटी की रस्सी के रूप में, जिसे ज्ञानी आउल नहीं पहचान पाया था। सही। तो विकास का अंतिम लक्ष्य वो तथाकथित वयस्क बनना नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी स्पष्टता, जिज्ञासा और खुलेपन को पाना है। यही प्रज्ञा का स्तर है। ज्ञानी लोग अक्सर बच्चों जैसे क्यों लगते हैं? क्यों? क्योंकि उनका मन दुनिया की जटिलताओं और पूर्वाग्रहों से खाली होकर महान शून्य यानी ब्रह्मांड की सहज लय के प्रति खुला होता है। वे बच्चे जैसे होते हैं। पो की कहानियों का अंत जंगल के शीर्ष पर एक जादुई जगह गैलियंस लैप पर होता है। किताब कहती है ये जगह दूर नहीं, बस कुछ नहीं के रास्ते पर चलना है और कहीं नहीं जाना है जब तक वहां पहुंच न जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो शांति, वो समझ, वो जादुई जगह कहीं बाहर नहीं खोजनी है, वो हमारे अंदर ही है। वो वहीं है जहां हम हैं। बस हमें अपने मन को इतना शांत और खाली करना होगा कि हम उसे महसूस कर सकें। तो मतलब पू का रास्ता ही सही रास्ता है। शायद अंतिम विचार यह है कि जीवन के इस जंगल में रास्ता खोजने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, एक रैबिट और आउल का रास्ता, ज्ञान, चालाकी, जटिलता। दूसरा पू का रास्ता, सहजता, सादगी, आंतरिक प्रज्ञा। सवाल यह है कि हम किसे चुनते हैं? क्या हम अपने अंदर की ओर सरल बच्चे जैसी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? वो आवाज शायद हमें सही राह दिखा सकती है। ये विचार सचमुच सोचने लायक है। इस गहन चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये बातचीत किसी को पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर ऐसी ही बातचीत सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन विषय लेकर आते रहेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली बातचीत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।